हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हों। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल केंद्रित और बुद्धि वाले चैप्टर में जितने भी प्रश्न बनते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कम से कम आप आज जोड़िए 40 से 50 लोगों को जोड़िए, 40 से 50 लोगों को शेयर करिए और सभी को जोड़ने के लिए प्रेरित करिए। यदि आप हमारे साथ मेहनत करते हैं तो हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के लिए एक और आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना ये है कि बहुत ही जल्द मैं आपको 500 क्वेश्चन का वन लाइनर क्वेश्चन देने वाला हूँ, यानी कि वन लाइनर आपको क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, बस आप लोग यदि हमारे साथ ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, ठीक है, क्लासेस को थोड़ा से विस्तार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, तो मैं भी आपके साथ जी जान से लगा रहूँगा लास्ट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जब तक आप टीचर नहीं बन जाते हैं तब तक मैं आपके साथ लगा रहूँगा। ये मेरी आपसे गारंटी है या मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। सबसे पहले यदि आप देखना चाहते हैं हमारे छात्र यूपी टेट सी टेट वाले छात्र हैं जो कि ऑफलाइन में पढ़ते हैं, यदि आप ऑनलाइन से यदि आप भी हमारी कोचिंग से या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। आप आना चाहते हैं तो गाज़ियाबाद आ सकते हैं, यहाँ पर तैयारी शुरू कर सकते हैं ऑफलाइन में। यदि आप नहीं आ सकते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, तो आप ऑनलाइन जो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास को चलाई जा रही है। यदि आप 3-4 सालों से लगातार पेपर दे रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो एक बार आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करके देखिए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि सिलेक्शन 100% हो जाएगा, बस बशर्ते आपको हमारा साथ देना पड़ेगा बस। और साथ में केवल और केवल मैं एक ही बात कहता हूँ, ना तो आपको कोई बुक परचेज करना है ना कुछ नहीं, केवल और केवल हमारे द्वारा नोट्स जो आपको लिखवाई जाती है या जो हमारे द्वारा नोट्स भेजी जाती है आपको, उस नोट्स पर आप फोकस बनाए रखिए। फिर आप टेस्ट सीरीज करिए, खुद आपको पता चल जाएगा कि हमने जो किया, हमने जो पढ़ा वही टेस्ट सीरीज में आ रहा है, और जो हमने टेस्ट सीरीज और सर के द्वारा जो पढ़ाया गया है वो हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। सीधा देख सकते हैं ये सारे हमारे छात्र हैं। ठीक है, बहुत ही एक तरीके से सपोर्टेड छात्र हैं। ठीक है, मैं हमेशा इनका धन्यवाद या मैं हमेशा इनका शुक्रगुजार रहूँगा और धन्यवाद करता रहूँगा। चलिए आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? पहला ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित। दूसरा ऑप्शन है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। तीसरा ऑप्शन है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। और चौथा ऑप्शन है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था लचीलापन होना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि प्रगतिशील शिक्षा की क्या विशेषता मानी जाती है। सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं कि बार बार परीक्षाएं ली जानी चाहिए, जिसमें क्या होगा कि बच्चों में प्रगतिशीलता यानी प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, यानी कि प्रभाव उन पर पड़ेगा ठीक ठाक से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं? पहला ऑप्शन है वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। दूसरा ऑप्शन है मुख्य रूप से शिक्षक से। तीसरा ऑप्शन है वैयक्तिक रूप से। और चौथा ऑप्शन है समूहों में। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं? वो वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं, यानी कि इंडिविजुअल भी सीखते हैं और सामूहिक रूप से क्लास में भी रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी सरल प्रश्न है। ये सीटेट में तो पूछा गया, अब यूपी टेट इसका प्रश्न बना लेगा, क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे प्रश्न जो होते हैं यूपी टेट वाले क्या करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं बस। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? किस विचारक के द्वारा? पहला ऑप्शन है B.F. स्किनर। दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी। तीसरा ऑप्शन है एरिक एरिक्सन। चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। काफ़ी लोग सी वाला ऑप्शन किए रहे होंगे, तुक्का लगाए होंगे, क्योंकि इनका नेम अभी हाल ही फिलहाल में सुने थे।
तो बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? जॉन डीवी द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्रिय साथियों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षा को बाल केंद्रीय शिक्षा कब माना जाता है? पहला ऑप्शन है कि जब बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है बालक की मांग, रुचि, आवृत्ति की प्राथमिकता होती है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के स्वयं महत्व को ध्यान में रखा जाता है। और चौथा ऑप्शन है पाठ्यक्रम के महत्व को समझा जाता है, पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है, तब बाल केंद्रीय शिक्षा माना जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताते चलिए और साथ ही साथ जितने ज़्यादा से लोगों को हो सकता है उनको भी शेयर करते चलिए। ठीक है, दूसरों का भी भला सोचते चलिए। देखिए मैंने हमेशा अपने क्लास में इस बात को हमेशा बल दिया है, हमेशा ऑफलाइन की क्लास में हमने इस बात को बल दिया है कि आप जब दूसरों को भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। हमेशा आप अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचिए, दूसरों के बारे में भी सोचिए। जब आप दूसरों के बारे में देखिए, जब व्यक्ति क्या होता है कि अपने बारे में सोचता है थोड़ा बहुत और परिवार के बारे में सोचता है तो एक परिवार का पूरे तरीके से विकास होता है। जब वही परिवार से लेकर गांव के बारे में सोचता है तो पूरे गांव का विकास होता है और धीरे धीरे इसी तरह से पूरे देश का विकास होता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस तरह की चीज़ें, इस तरह की अवधारणा को अपने मन में ला लेता है तो ज़रूर एक दिन हमारा देश एक सशक्त देश और अच्छा बनकर निकलेगा। विश्व के पहले स्थान पर आने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा हमारे देश को। तो शिक्षा को बाल केंद्रीय शिक्षा माना जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बालक की मांग, रुचि, आवृत्ति को प्राथमिकता जब हम दे देते हैं तब क्या माना जाता है? बालक को, शिक्षा को बाल केंद्रीय शिक्षा मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल है, बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल है। पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों को एक कोने में बैठना। दूसरा ऑप्शन कहता है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। तीसरा ऑप्शन कहता है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। और चौथा ऑप्शन है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। जिस तरह से आप लोग इतना मेहनत करके हमारे साथ जुड़ते हैं इसी तरह से आप लास्ट तक, क्लास तक जुड़े रहिए। ठीक है, यानी कि आप अपने एग्जाम तक जुड़े रहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूं जो सारी चीज़ें बच रही हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम में आती हैं। तो बाल केंद्रीय शिक्षा में बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ मानी जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यूपी टेट सबसे सरल प्रश्न पूछता है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। तो शिक्षा की प्रक्रिया में ये सारे अंग आते हैं, चाहे शिक्षक की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं बिना शिक्षक के शिक्षार्थी कहाँ से पढ़ेंगे और बिना पाठ्यक्रम के, यानी बिना पाठ्यक्रम, बिना सिलेबस के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे और शिक्षक क्या पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीज़ें सही हैं। स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है। स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है। पहला ऑप्शन है अभिभावक को, और दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी को, चौथा ऑप्शन है पाठ्यक्रम को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक के रूप में माना है, शिक्षक को माना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज थोड़ा पेन कॉपी भी लेकर बैठिएगा, अभी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बच्चे में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 मिनट मेरे प्रिय साथियों, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। ठीक है, फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। बस 1 मिनट की बात है, 1 मिनट। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा निर्देशक की। तो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? निर्देशक की होती है, निर्देशक की होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी सरल प्रश्न है, ये बुद्धि से अब सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, यह किसने कहा है?
पहला ऑप्शन है बर्ड, दूसरा ऑप्शन है टर्मेन और तीसरा ऑप्शन है एहिंग हास और चौथा ऑप्शन है बोरिंग। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरिंग। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। और किसने कहा है? बोरिंग ने कहा। इस बात को ध्यान रखिएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता रखता है? पहला ऑप्शन है बकिंघम, दूसरा ऑप्शन है जलोटा, तीसरा ऑप्शन है टर्मेन, चौथा ऑप्शन है स्टर्न। जल्दी से एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि स्टर्न साहब मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये किसने कहा है? स्टर्न साहब ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी ठीक ठाक प्रश्न है। बताइए, अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है फार्म बोर्ड परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज और चौथा ऑप्शन है पास एलॉन्ग परीक्षण। जल्दी से इसका आंसर करिए और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? पास एलांग परीक्षण के नाम से जाना जाता है। पास एलांग परीक्षण के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध से हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन है वैयक्तिक अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, उपयुक्त में से किसी प्रकार का नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? वैयक्तिक शाब्दिक का है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाने जाते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है निष्पादन बुद्धि परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है प्रक्षेपी बुद्धि परीक्षण और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे बुद्धि परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जाने जाते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1908 के बिने साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किस आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि परीक्षा की गई है? पहला ऑप्शन है 1 से लेकर 16 वर्ष, 3 से लेकर 13 वर्ष, 2 से लेकर 10 वर्ष और 1 से लेकर 20 वर्ष। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से लेकर 13 वर्ष। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटता है? औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 4 से लेकर 7 वर्ष तक, 11 वर्ष से लेकर आगे तक में और 2 से लेकर 4 वर्ष तक। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा इसका आंसर। तो औपचारिक संक्रिया का स्तर जो होता है 11 वर्ष तथा उसके आगे तक घटित होता रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पियाजे के बौद्धिक विकास के पूर्व संप्रत्यात्मक चरण की अवधि क्या है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक और 0 से लेकर 4 वर्ष तक और 4 से लेकर 7 वर्ष तक और 7 से लेकर 11 वर्ष तक। जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। पियाजे के बौद्धिक विकास के पूर्व
संप्रत्यात्मक चरण की अवधि क्या है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक। देखिए जो हमारे नए छात्र जुड़ चुके हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने छात्र हैं वे शेयर कर दें। तो गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी निम्न में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है द्विआम सिद्धांत, त्रिआम सिद्धांत, बहुआयाम सिद्धांत और पदानुक्रमक सिद्धांत। जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए मैं आपको समय इसलिए नहीं दे रहा हूँ, आज मैंने काफ़ी क्वेश्चन लिया है इसलिए आपको समय नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर करने में। बस आप इमीडिएट आंसर किया करें, जैसे ही देखा करें। बिल्कुल आपका प्रश्न, आपका दिमाग कितना सक्रिय होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखें और विकल्प देखें, आंसर बताएं। गिलफोर्ड को बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? त्रिआयाम का सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्मी बीटा परीक्षण का उदाहरण है, सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है। आर्मी बीटा परीक्षण उदाहरण है, पहला ऑप्शन है वैयक्तिक मौखिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है समूह गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण और तीसरा ऑप्शन है समूह मौखिक बुद्धि परीक्षण और चौथा ऑप्शन है निष्पादन बुद्धि परीक्षण, निष्पादन परीक्षण। जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई भी छात्र बीच से छोड़कर नहीं जाएगा, लास्ट तक आप क्लास देखिए, ठीक है। अगर आप बीच से जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है, आप अपना समय भी बर्बाद करें और हमारा भी। तो आर्मी बीटा परीक्षण का उदाहरण जो है सामूहिक मौखिक बुद्धि परीक्षण से है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने और तीसरा ऑप्शन है जेएस ब्रूनर और चौथा ऑप्शन है मेरे प्रिय साथियों विलियम स्टर्न। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट आंसर करते चलिए मेरे प्रिय साथियों। तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? जेएस ब्रूनर साहब ने किया था, जेएस ब्रूनर साहब ने किया था, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यूपी टेट जो सबसे सस्ता क्वेश्चन पूछता है, सबसे सस्ता और सबसे बेकार क्वेश्चन। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के मध्य होती है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि और प्रतिभाशाली। बिल्कुल आप जानते हैं कि यूपी टेट के जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं बिल्कुल नगण्य होते हैं, बिल्कुल ही बेकार होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान सा बनाते हैं जो समझ में बिल्कुल हर एक बच्चे को आ जाता है, ठीक है। थोड़ा ठीक ठाक से प्रश्न बनाइए क्योंकि ये सब टीचर बनने जा रहे हैं। देखिए मैं टीचरों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस एक तरीके से मजाक था, समझ लीजिए। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के मध्य है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आंसर, यानी सामान्य बुद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता किसे माना जाता है? स्टर्न महोदय को, बिने महोदय को, टर्मैन महोदय को और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता किसे माना जाता है? स्टर्न को माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आप एक यहाँ से फॉर्मूला देख लीजिए। बुद्धि लब्धि इक्वल टू क्या होता है? मानसिक आयु अपान जीवन या वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अभी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक। प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? पहला ऑप्शन है मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, तीसरा ऑप्शन है पिछड़े बालक की पहचान के लिए और चौथा ऑप्शन है बहरे बालकों की पहचान के लिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, इसका आंसर करिए। एक बच्चे की मानसिक आयु यदि 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु जो है 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? जल्दी से आंसर करिए, मात्र आपको 30 सेकंड मिल रहा है, फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। आपके पास केवल और केवल 30 सेकंड है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर करिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। मानसिक आयु और मानसिक, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक बार फॉर्मूला आप फिर से देख लीजिए जल्दी से। ये देखिए बुद्धि लब्धि इक्वल टू, जहाँ पर बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि पूछा जा रहा है, तो मानसिक आयु जितना है वहाँ पर रख दीजिए और वास्तविक आयु या जीवन आयु जितनी है वहाँ पर रख दीजिए। इंटू 100 से इसको डिवाइड, इसको मल्टीपल कर दीजिए, फिर आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 120। जिसका भी आंसर आ रहा होगा 120 वह सही है। तो देखिए कितना लगातार 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन और है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा बाद में, ठीक है। तो यदि एक बच्चे की मानसिक आयु जो है 5 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसका IQ लेवल कितना होगा?
125, 180, 120, जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे लगता है आपको 10 सेकंड दे दूंगा तो इसका आंसर आप कर लेंगे। जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, आपका टाइम शुरू हो चुका है, तो आपका टाइम शुरू हो चुका है। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 125। 125 उसका IQ लेवल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, आपके फॉर्मूला या क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, सृजनात्मकता के लिए, अभिवृत्ति के लिए। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि के लिए। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बुद्धि परीक्षण के लिए करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या सी, ए और बी दोनों सही हैं, या तो ए सही है या तो बी सही है, या क्या कहा जा रहा है? ए और बी दोनों सही हैं। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता होती है, अमूर्त चिंतन करने की भी योग्यता होती है बुद्धि में। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बस आप 10-15 मिनट वेट करिए, सारे क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या है? पहला ऑप्शन है बौद्धिक आयु के व्युत्क्रमी संबंधी, दूसरा ऑप्शन है कालानुक्रम आयु से प्रत्यक्षता संबंधी, तीसरा ऑप्शन है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधी, चौथा ऑप्शन है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधी। जल्दी से इसका आंसर करिए, तब तक मैं आपका समय देख लेता हूँ। ठीक, अभी तो 10 मिनट आपके पास समय है, आधे घंटे की क्लास होती है जो कि आप जानते हैं। चलिए, बुद्धि लब्धि की बात करते हैं। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? वो है आपका कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये है हमारे ऑफलाइन के छात्र। यदि आप भी ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो आप गाजियाबाद की हमारी संस्था में आ सकते हैं। यदि आप दूर दराज के क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं तो आप हमसे जुड़िए ऑनलाइन कोर्स से। ऑनलाइन कोर्स बहुत ही अच्छे से करवाया जा रहा है, बिल्कुल जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है उसी तरह से ऑनलाइन में भी पढ़ाया जाता है। आप इसकी चिंता मत करिए कि अगर आप ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल ऑनलाइन में भी उसी तरह से आपको क्लासेज मिलेंगी जिस तरह से ऑफलाइन में हमारी क्लासेज होती हैं। बिल्कुल कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिला। हर जगह एक नई चीज़ें जरूर मिलेंगी, नया इनोवेशन के साथ आपको पढ़ाया जाता है हर एक क्लास। ठीक है, तो आपका भी मन करता है तो आप भी जुड़ जाइए हमारे एकेडमी से और हमसे जुड़िए। आप नंबर लिख लीजिए 8920340192। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? पहला ऑप्शन है कैटल, दूसरा ऑप्शन है गिलफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है थर्स्टन, चौथा ऑप्शन है स्पीयरमैन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल साहब ने दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं कर देता हूँ, ठीक है, दे देता हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, और दूसरा ऑप्शन है वह उच्च अनुशासन प्रिय है, और तीसरा ऑप्शन है वह हास परिहास वाली है, चौथा ऑप्शन है वह संतुलित व्यवहार रखती है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक शिक्षिका मतलब एक टीचर का जो भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा होता है उसका कारण यह है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 2014 का प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंध में नहीं है? पहला ऑप्शन है बुद्धि लब्धि विभिन्न बुद्धि और भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। दूसरा ऑप्शन कहता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, और तीसरा ऑप्शन है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। चौथा ऑप्शन है यह शोधा रहित है। एक बार क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए और जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? भावनाओं के प्रति जागरूकता,
भावनाओं का प्रबंधन और भावनाओं की आलोचना और कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या मैत्रीपूर्ण व्यवहार। जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है, भावनाओं की आलोचना। चलिए जल्दी से इस आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, एक क्लास 2-3 क्लास लगातार सुबह से क्लास लेते क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, थकाई लग जाती है कई बार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टायर्ड फील होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, आवृत्ति का, अभिक्षमता का। जल्दी से इसका आंसर करिए और साथ ही साथ शेयर जरूर करते चलिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। विशिष्ट बुद्धि का, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुभव, तीसरा ऑप्शन है परिपक्वन और चौथा ऑप्शन है क्रियाकलाप। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, सामाजिक अनुभव। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन है विनय ने, रीड ने, टर्मैन ने और कैटेल ने। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है टर्मैन ने, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है। अल्फ्रेड विनय ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने। जल्दी से इसका आंसर करिए, साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए मेरे प्रिय साथियों, प्लीज़ आप लोग शेयर करते चलिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, प्रतिपादन किसने किया था, स्पीयरमैन ने किया था, स्पीयरमैन महोदय ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। पहला ऑप्शन है 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि जो है 70 से कम है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। मैकडुगल, टर्मैन, थार्डाइक, बर्ट। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। थार्डाइक साहब। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है। कोई भी छात्र बीच से क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा, आप चिंता मत करिए। पूरी क्लास को मैं पूरा कराऊंगा, मतलब इस क्लास को मैं पूरा कराऊंगा अपने समय तक। जितना हमने पीडीएफ सेट किया हुआ है उतना पूरा मैं करवाऊंगा, इस बात की चिंता आप मत करिए। बस फटाफट आप क्या करिए, आंसर देते चलिए और शेयर करते चलिए, और मन करता है तो लाइक भी कर दीजिए। बुद्धि क्या है, बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, बुद्धि एक सामर्थ्यों का समुच्चय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। अल्फ्रेड विनय ने, हार्वर्ड गार्नर ने और फ्रांसिस गाल्टन ने और बी.एफ. ब्लूम ने। इसको मैंने करवाया है उन छात्रों को जो हमारे पुराने छात्र हैं, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, तो उनका आंसर हो जाएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। बी.एफ. ब्लूम ने दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। पहला ऑप्शन है, बताए गए हैं। पहला ऑप्शन है भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतःवैयक्तिक कौशल। जल्दी से इसका आंसर करिए छात्रों। तो आंसर हो जाएगा बी इज राइट, यानी सृजनात्मकता। तो जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और साथ ही साथ लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, जिस तरह से ये सारे छात्र लगे हुए हैं, आप देखिए कि कितना मेहनत करते हैं। तो यदि आप भी दूर दराज के क्षेत्रों में हैं तो आप भी जुड़िए हमारे साथ ऑनलाइन क्लास से, आप भी जुड़िए हमारे साथ ऑनलाइन क्लास से। यदि आप नहीं आ पा रहे हैं गाज़ियाबाद, मैं डेफिनेटली कहता हूं, यदि आप 4-5 सालों से या 2-3 सालों से लगातार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं
और विभिन्न कोचिंगों में आप जाकर आपने सब कुछ देख लिया, तो एक बार आप हमारी क्लास को ज़रूर आजमाइए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस एक बार आप हमारे यहाँ जुड़िए और खुद आपको पहले दिन से ही अनुभव होने लगेगा कि वाकई में जिस कोचिंग को हमने ज्वाइन किया है वो वाकई में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। शिक्षा का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है अच्छा नागरिक बनाना, दूसरा ऑप्शन है ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, और तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिकता का निर्माण करना, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि शिक्षा का उद्देश्य होता है एक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाया जाए, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करें जो समाज के लिए काफ़ी उपयोगी हो, और व्यवहारिकता का निर्माण करना। बहुत ही अच्छा पॉइंट था, मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्रों को देना चाहिए था। ठीक है, शिक्षा का अर्थ क्या है इसको भी आप दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो शिक्षा का अर्थ है अर्जित रुचियों को बदलना, जन्मजात रुचियों को बदलना, और जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग करना, और जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिलाना। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षा का जो अर्थ होता है वो अर्जित रुचियों को बदलना। ठीक है, शिक्षा का अर्थ जो होता है अर्जित रुचियों को बदलना, तो हमारा भी यही ध्येय है। बस आप लोग एक बार जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। मान लीजिए आप ज़बरदस्त लोगों को, जितना आपके जान पहचान में लोग हैं, जितना आपको लोग जानते हैं, उन सभी से बताइए कि आप भी जलकर ज्वाइन करिए शशि जीएस एकेडमी एंड व्योम एकेडमी को ज्वाइन करिए। कि प्रवीण सर, प्रदीप सर बहुत अच्छे से क्लासेस चला रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से और बहुत ही व्यवस्थित क्रम में। जितने लोगों को आप जोड़ेंगे, जितने लोगों का भला होगा और जितने लोग सेलेक्ट होंगे उतने लोग आपको दुआएं देंगे। आप सोचिए कि हो सकता है किसी एक की दुआ आपके सिलेक्शन में लग जाए, किसी एक की दुआ आपकी सिलेक्शन में लग जाए। बिल्कुल आपको ये करना चाहिए कि दूसरों को भी शेयर करना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि आप भी जुड़िए शशि जीएस एकेडमी से। वहाँ पर प्रवीण सर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करवा रहे हैं, चाहे हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, और यूपी स्पेशल की बात करें या और अदर सब्जेक्ट की बात करें, सारे क्लास को प्रवीण सर बहुत बेहतर तरीके से करवा रहे हैं। आप बताइए उन लोगों को, ताकि उन लोगों को भी एक सही जगह और सही मार्गदर्शन मिल सके। तो शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। पहला ऑप्शन है केवल विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी एवं शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछना, चौथा ऑप्शन है कहानी सुनाना। ठीक है, कहानी सुनाना इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है कहानी सुनाना। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आज आप लोग संकल्प लीजिए कि ज़बरदस्त हम मेहनत करके प्रवीण सर को सिलेक्शन देंगे, और प्रवीण सर को जरूर सिलेक्शन देंगे, और प्रवीण सर का जो विश्वास है उसको हम तोड़ने नहीं, यानी टूटने नहीं देंगे। बिल्कुल आप लोग जी जान से लग जाइए, और मैं भी, मुझसे जितना मेहनत चाहिए आपको लीजिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मुझसे जितना मेहनत चाहिए आप लोग लीजिए, और इस वर्ष भी पिछले बार की जैसे इस वर्ष भी अच्छा रिजल्ट आप लोग दीजिए। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, आप लोग भरोसा टूटने मत दीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि कितना भरोसा आप लोग नहीं जानते हैं मेरे अंदर कितनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं। मैं जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन होगा वो सारी बातें आपके सामने प्रकट करूंगा। खुद में खुद आपको एहसास होगा कि प्रवीण सर कितना अपने हृदय से चाहते हैं कि प्रत्येक छात्रों का सिलेक्शन हो, प्रत्येक छात्रों का, ऐसा किसी छात्र के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सभी छात्रों के साथ बिल्कुल समानता और फ्रेंडली व्यवहार हमारा रहता है। आप जानते हैं हमारे टीम प्रदीप सर, हमारे सहयोगी प्रदीप सर का भी इसी तरह से रहता है, हमेशा बहुत अच्छे तरीके से वे भी ट्रीट करते हैं, जो कि आप जानते हैं। ठीक है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। पहला ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है ध्यान बनाए रखने के लिए, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण के लिए, चौथा ऑप्शन है अव्यक्त के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण की प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है शिक्षण के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षण का पहला चरण है पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की बैकग्राउंड को जानना, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षण का पहला चरण क्या माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, शिक्षण का पहला चरण माना जाता है पहले से योजना बनाना। देखिए, जब भी पहले कोई चीज़ें पढ़ाएं, पहले आपकी योजना होनी चाहिए, तब। जैसे माइक्रो टीचिंग आप जानते होंगे, माइक्रो टीचिंग जब की जाती है तो प्री प्लानिंग की जाती है, तभी पढ़ाया जाता है आगे की बातें।
ठीक है, तभी आगे पढ़ाया जाता है। चलिए, समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता की समाप्ति के लिए क्या आवश्यक है? प्रकृतिवादी शिक्षा होनी चाहिए, आदर्शवादी शिक्षा होनी चाहिए, प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए और बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताते चल रहा हूँ। समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता को यदि हमें खत्म करना है तो प्रगतिशील शिक्षा हमें देना पड़ेगी। उसमें सारे कुछ आ जाते हैं जो आप सोच रहे होंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है गतिविधियों को, प्रयोग को और ए और बी दोनों को, मानवीय मूल्यों को। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्रिय साथियों। बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है और हमारे पास भी समय नहीं है। आप जानते हैं कि क्लास का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है ए और बी। सेकेंड क्लास भी आपने देखा काफ़ी लंबी क्लास हो गई थी। ठीक है, तो आप भी शेयर करिए और जिस तरह से आप लोग मुस्कुरा रहे हैं इसी तरह आप मुस्कुराते हुए, आप जिस तरह से मुस्कुराते हुए यहाँ आए हैं उसी तरह आप मुस्कुराते हुए घर जाइए। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो। जिस तरह से आपके घर वाले ने आप पर भरोसा किया है उस भरोसे को आप लोग टूटने मत दीजिए। मैं आपसे जिस भरोसे से आपका एडमिशन लिया हूँ या जिस तरह से हमने एडमिशन लिया है उतना हम आपके साथ करके देंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस आप लोग हमारे साथ लगे रहिए। कोई भी छात्र क्लास को ना बंक करे, मैं उससे विनम्र निवेदन करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से मैंने एक चीज़ बताया था कि डेली एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन क्लास के बाद ही दीजिएगा उसका आंसर। क्लास के बाद यानी कि थोड़ी देर बाद दीजिएगा ताकि आपके जो कमेंट है उसको मैं ले सकूँ। ठीक है, नहीं तो YouTube क्या करता है, आपकी कमेंट को हटा देता है, फिर मुझे नहीं पता चलेगा किस छात्र ने कौन सा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में क्लास के फीडबैक भी दीजिएगा और यदि अभी तक आपने नहीं शेयर किया था और लाइक नहीं किया था तो आप लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करता है इंजीनियर बनने में, समस्याएं सुलझाने में, औद्योगिक कार्यकर्ता बनाने में या बनने में, सामाजिक कार्यकर्ता बनने या बनाने में। ठीक है, तो ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप जरूर करिएगा कमेंट में। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं और कल मिलते हैं अपने एनवायरनमेंट के सीरीज में। तो इसका आंसर कल मैं दूंगा, एनवायरनमेंट के सीरीज में ही दे दूंगा इसका आंसर। ठीक है, तो डेली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।